नमस्कार। आज प्रखरगुंज पब्लिकेशन के ऑफिस में फिर से आपका स्वागत करते हैं डॉक्टर सरोज चौहान जी के साथ, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं। नमस्कार नमस्कार। तो डॉक्टर सरोज चौहान जी, थोड़ा सा पहले आप इंट्रो दें, फिर हम आगे बात शुरू करेंगे। मैं नीलू सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। नीलू के साथ मैं पिछले 15 सालों से काम कर रही हूँ उसके साथ ना, और इसके साथ काम करने में मुझे ऐसे लगता है कि जीवन को एक सार्थक रूप में मैं जी रही हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप अपना परिचय दो पहले, प्रोफेशनल मैं अपना इंट्रोडक्शन दो। प्रोफेशनली मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ। मैंने 30 इयर्स तक डिफरेंट डिफरेंट हॉस्पिटल्स डिस्पेंसरीज में वर्क किया है। और 2018 में मैंने रिटायरमेंट ले ली। आई वॉज इन ए गवर्नमेंट जॉब। तो आफ्टर रिटायरमेंट ये जो बुक्स लिखने का सिलसिला है, ये आज से नहीं, ये काफ़ी सालों से चल रहा था। बट इसमें नीलू ने मेरी बहुत हेल्प करी इस चीज़ में ना, क्योंकि वो अपना एक पब्लिशिंग हाउस चला रही है। तो पब्लिशिंग हाउस के साथ साथ उसकी जो टीम है, उस टीम ने और नीलू ने इस जर्नी के लिए मुझे मोटिवेट भी किया और मेरी बहुत हेल्प की है इस जर्नी में ना। तो अभी जैसे डॉक्टर सरोज आपको बता रहे हैं और उनके मुंह से पहले ही निकल गया बुक्स का, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि डॉक्टर सरोज चौहान जी के साथ हमने पहले भी बहुत सारे इनके इंटरव्यू लिए हैं, हमने पॉडकास्ट बनाए हैं मेंटल इलनेस पर, फिज़िकल इलनेस पर, और बहुत सारे हमने ऐसे टॉपिक्स पर इंटरव्यूज़ किए हैं, एक पॉडकास्ट किए हैं जो सोशली होना चाहिए, लोगों को सुनना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए। तो वो सभी पॉडकास्ट पहले भी हुए और आगे भी जारी रहेंगे, लेकिन आज किस लिए हम उपस्थित हुए हैं ये थोड़ा विषय अलग है, क्योंकि डॉक्टर सरोज चौहान ने एज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, नर्सिंग और मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के लिए बुक लिखी है। एक नहीं, 5 बुक्स। पूरा नर्सिंग जो सब्जेक्ट है उसके लिए पूरा एक सेट जनरेट किया है, जो नर्सिंग के स्टूडेंट्स को इन्होंने मद्देनज़र रखते हुए एग्ज़ाम्स और बाकी सब चीज़ें तो डॉक्टर सरोज चौहान बताएंगे, लेकिन इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी और दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, मास्टर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फ्रॉम बेसिक टू क्लिनिकल एक्सीलेंस, एक बुक ये है इनकी। काफ़ी लेंदी बुक है, सभी बुक्स इनकी बहुत लेंदी है। इन शॉर्ट मैं आपको अभी सिर्फ इनकी बुक का एक इंट्रो दूंगी छोटा सा, उसके बाद हम डॉक्टर सरोज चौहान से बात करेंगे हर बुक को लेकर, और एक्चुअल में नर्सिंग कैसे इनके माइंड में आया कि मुझे नर्सिंग के लिए पूरा एक इस तरह से कोर्स बनाना है, और नर्सिंग को लेकर कितना सरोज जी डेडिकेटेड रही, क्योंकि खुद तो ये सीनियर डॉक्टर रही हैं और बुक्स जो इन्होंने लिखी हैं वो नर्सिंग पे लिखी हैं। तो एक बुक आपने जैसे देखी मास्टर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, ऐसे ही दूसरी बुक इन्होंने जो लिखी है वो है मास्टरिंग हेमेटोलॉजी नर्सिंग, और इसी तरीके से तीसरी बुक है इनकी नर्सिंग रिवीजन सिंप्लीफाइड, और फोर्थ बुक है इनकी नर्सिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट, और लास्ट में जो इनकी बुक है वो है क्लिनिकल प्रोसीजर्स सिंप्लीफाइड फॉर नर्सेज। तो पूरा ये 5 बुक का इन्होंने कोर्स बनाया है नर्सिंग को लेके। तो अब इन बुक्स में इन्होंने क्या बेसिकली लिखा है और नर्सिंग मेडिकल फील्ड में क्या मायने रखती है, इस बारे में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सरोज जी के साथ। तो डॉक्टर सरोज, पहले तो आप ये बताइए, एक किताब लिखना इंसान के जीवन में बहुत, मतलब वो सोचता भी रह जाए तो वो उस चीज़ को एक अंजाम नहीं दे पाता। फिक्शन लिखना बहुत आसान है, जो मन में आता है हम पेन डाउन कर देते हैं। टेक्निकल किताबें, मेडिकल लाइन में वो भी, और इस तरह की किताबों भी, क्या माइंड में आया आपका? क्योंकि आप मेरे ख्याल से शायद आपने बताया था कि आप गायनाकोलॉजिस्ट रहे हैं। नीलू, पहले तो मैं आई वॉन्ट टू डेडिकेट all these books to my father, my sister. मेरे फादर, ही इज़ नो मोर नाउ, एंड माई सिस्टर टू। मेरी सिस्टर भी एक डॉक्टर थी, वो कोविड टाइम पे शी लेफ्ट अस, एंड माई फादर लेफ्ट अस 15 days बैक ओनली। तो आई डेडिकेट ऑल माई बुक्स टू माई फादर एंड माई सिस्टर। मेरे फादर ने हमें पढ़ाया,
हमें इतना मोटिवेट किया। अकॉर्डिंग टू माई डॉटर, शी इज़ आल्सो डॉक्टर बाय प्रोफेशन। मैं ये बुक्स उसको भी डेडिकेट करती हूँ, माई डॉटर को भी। मैं अपनी, मेरी बेटी ने मुझे इन सब कुछ लिखने के लिए हमेशा मोटिवेट किया है। और वो मेरे फादर के बारे में बोलती है कि ही वॉज अ चीयर लीडर फॉर हिम। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बुक्स जो लिखी गई हैं ना, ये आज की जर्नी नहीं है। ये तो जर्नी तभी शायद शुरू हो गई थी जब हम मेडिकल कॉलेज में थे। मेडिकल कॉलेज में मेरी सिस्टर और मैं दोनों इकट्ठे थे, हमने इकट्ठे ही पढ़ाई करी, फिर इकट्ठे जॉब की। 30 साल तक मैंने हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में वर्क किया है। और हमने डॉक्टर्स के साथ ही नहीं, हमने स्टाफ नर्सेज के साथ, पैरामेडिकल स्टाफ के साथ वहाँ पे वर्क किया है। उस जर्नी के दौरान मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे मेडिकल प्रोफेशन में कौन इतना डेडिकेट होकर सबसे ज़्यादा वर्क कर रहा है। तो मैंने देखा कि जो स्टाफ नर्सेज होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर ना, स्टाफ नर्सेज सबसे ज़्यादा डेडिकेट होके हॉस्पिटल में वर्क कर रही होती हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम पेशेंट के साथ वो बिताती हैं। उनका, डॉक्टर्स का काम है ट्रीटमेंट लिख जाना, या जब हॉस्पिटल में भी, जब भी हम लोग, इवन ऑपरेशन थिएटर में भी मैंने जब वर्क किया बहुत बार, तो मैंने देखा कि ऑपरेशन थिएटर के अंदर भी विदाउट वर्किंग विद द स्टाफ नर्सेज वी कांट वर्क इन हॉस्पिटल्स ओवर देयर इन अ ऑपरेशन थिएटर। तो उनका जो वर्क करने का तरीका था सारी जर्नी के अंदर, उन्होंने जो इतना डेडिकेट होकर पेशेंट्स के साथ वर्क करती थी। तो मैंने ये बुक सिर्फ नर्सेस के लिए लिखी कि उन्होंने हाउ दे कैन इम्प्रूव मोर ऑफ देयर स्किल्स। तो उनकी वो जो पेशेंट्स के साथ उनका अटैचमेंट होता है उस वक़्त, वो पेशेंट के साथ एक सिर्फ दवाई लेने तक का अटैचमेंट नहीं मैंने देखा वहाँ पे, वो कहीं ना कहीं इमोशनली भी बहुत सारे पेशेंट्स के साथ अटैच हो जाती हैं। तो ये, आई डेडिकेट ऑल दीज बुक्स टू माई फ्रेंड्स, माई फैमिली एंड यू टू, एंड पूजा, जो कि जिसने इस बुक में एडिट करने में मेरे बहुत हेल्प की है। एंड ये एक छोटी जर्नी नहीं है, एक बड़ी लॉन्ग जर्नी, एंड बहुत ही मेरे लिए पीसफुल जर्नी रही। मैं बहुत टाइम से लिखना चाह रही थी, बट यू आर द वन जिसने मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया इस चीज़ के लिए। आपके स्किल्स सरोज जी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि वजह ये थी क्योंकि आपने मतलब नर्सिंग स्टाफ को आपने बहुत डेडिकेटेडली अपनी जर्नी में, अपनी प्रोफेशनल जर्नी में आपने वॉच किया कि हाँ, वो लोग पेशेंट्स को बहुत ऑनेस्टली, और अदर देन प्रोफेशनल, नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन, बट वो उसको प्रोफेशन लेकर एक इमोशनल टच अपने पेशेंट्स को देते हैं और उनके साथ वैसे ही डील करते हैं। तो ये तो हुआ आपका रीज़न। बट ये जो आपने बुक्स लिखी हैं, ये बुक्स में जैसे मैं पढ़ रही हूँ, और क्योंकि एज अ पब्लिशर हम लोगों ने ये बुक्स बनाई हैं, पब्लिश करी हैं, तो काफ़ी कुछ इसमें ऐसा नज़र आता है जैसे ये किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए, या मतलब ये बेसिकली किन नर्सिंग में, मतलब नर्सेस के तो है ये बुक्स, बट ये स्पेसिफिकली ऑडियंस क्या है इस बुक की? एक्चुअली क्या होता है कि नर्सिंग के लिए जैसे उनका भी एक अपना, जैसे मेडिकल के लिए MBBS करनी होती है, उन लोगों के लिए भी अपना नर्सिंग का पूरा कोर्स करना होता है। कोर्स करने के बाद मैक्सिमम नर्सिंग स्टाफ जो है वो हॉस्पिटल्स में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो जब जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे उनका एक प्रॉपर इंटरव्यू होता है, जैसे डॉक्टर्स और अदर प्रोफेशंस का होता है, तो उनका भी इंटरव्यू होता है उस वक्त। तो इंटरव्यू के टाइम आजकल के सिनेरियो और पहले का बहुत चेंज हो चुका है। आजकल प्राइवेट बहुत हॉस्पिटल्स हो चुके हैं, बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजिकली, ऐसे ही हॉस्पिटल में भी बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजिकली। तो ये बुक्स में लेटेस्ट कैसे स्टाफ नर्सेस को हॉस्पिटल के अंदर वर्क करना है, डॉक्टर्स के साथ मिलके, अदर पैरामेडिकल स्टाफ्स के साथ मिलके, तो इसमें पूरा उसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन है इन बुक्स के अंदर। बेसिकली क्या होता है कि जैसे डॉक्टर्स को अपनी बॉडी के बारे में पूरा पता होना चाहिए, तभी एक डॉक्टर एक अच्छा डॉक्टर कहलाएगा। क्या फिजियोलॉजिकली, क्या
बायोलॉजिकली उसके अंदर सब कुछ हो रहा है, क्योंकि हमारा ये कहने को एक शरीर है, पर शरीर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग ऑर्गन्स अपना एक अलग वर्क कर रहे हैं। तो हर एक एक ऑर्गन का पूरा उस ऑर्गन के अंदर क्या उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, वो सारा का सारा, और उससे फिर क्या उनके चेंज आने से क्या बीमारियां शरीर में हो रही हैं। तो मेडिकल में डॉक्टर्स के साथ साथ स्टाफ नर्सेस को भी उसका प्रॉपर पता होना ही चाहिए। तभी वो क्या होता है कि स्टाफ नर्सेस जो होती हैं, डॉक्टर्स स्टाफ नर्सेस के लिए सिर्फ हम लोग ये नहीं होता कि क्रॉनिक डिजीजेज हो रही हैं। आपने एक पेशेंट अगर इमरजेंसी में आया तो कैसे क्विकली आपने पेशेंट को ट्रीट करना है, वो डॉक्टर्स के साथ साथ स्टाफ नर्सेस को भी उतना ही पता होना चाहिए। जैसे हमारे इंडिया में तो फिर भी सबसे पहले डॉक्टर्स पेशेंट्स को देखते हैं, पर इन अदर कंट्रीज, वी गो टू अदर कंट्रीज, वहाँ पे स्टाफ नर्सेस पहले पेशेंट को देखती हैं, फिर वो डॉक्टर को कॉल करती हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि हमारे इंडिया में भी अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत हो गई है, पॉपुलेशन के साथ साथ इतना ज़्यादा हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण से स्टाफ नर्सेस के ऊपर बहुत लोड है। तो अगर स्टाफ नर्सेस को प्रॉपरली उस पेशेंट्स को ट्रीट करना नहीं आएगा, या उन्हें अपने सारा इसका पूरा हमारे ह्यूमन बॉडी का पता ही नहीं है, तो वो पेशेंट को नहीं ट्रीट कर सकते हैं। तो बेसिकली ये बुक्स में पूरा हमारी बॉडी के लिए ब्रीफिंग की गई है, हर एक ऑर्गन के, हर एक जितना भी हमारे सिस्टम्स हैं, हर एक ऑर्गन के पूरे सिस्टम्स की, जैसे अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है, हमारा पूरा एलिमेंट्री सिस्टम है, सारे सिस्टम्स के बारे में प्रॉपर उनको उसमें कौन सी डिजीज़ेस हो सकती हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है, इसके बारे में प्रॉपर बताया गया। तो अगर स्टाफ नर्सेस इसके ग्रो थ्रू हो जाएंगी तो वो पेशेंट्स को बहुत बेटर केयर दे सकती हैं। तो स्टाफ नर्सेज जैसे आपने कहा, तो स्टाफ नर्सेज जब बनती हैं तो वो प्रॉपर एक थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, भाई एग्ज़ाम एंट्रेंस दिया उन्होंने या एग्ज़ाम क्लियर किया, कोई कोर्स किया, देन वो स्टाफ नर्सेज बन जाती हैं। तो ये जो है ये स्टाफ नर्सेज बनने से पहले के लिए बुक्स हैं कि कोई कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी? एक्चुअली पता है कि स्टाफ नर्सेज के लिए डेफिनेटली उनका जो कोर्स होता है, उस कोर्स के अंदर पूरा का पूरा ये सब कुछ उसमें पढ़ाया जाता है, पर इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, पर पढ़ाया जाता है। और उसके बावजूद भी जितना हॉस्पिटल में जब उन्हें वर्क करना है तो उन्हें एक एग्ज़ाम को पास करना होगा आजकल ना, पहले नहीं एग्ज़ाम पास करना होता था, उनका इजीली एडमिशन हो जाता था, वो किसी भी हॉस्पिटल में वर्क कर सकती थी, पर आजकल उनको भी एक एग्ज़ाम पास करना होता है। उस पूरा का पूरा कैसे उस एग्ज़ाम में आपको गो थ्रू होना है, और उसके बाद बेसिकली इन बुक्स में वो सब कुछ लिखा गया है जो कि एक स्टाफ नर्स को व्हेन दे ज्वाइन एनी हॉस्पिटल और क्लिनिक, तो उसमें उन्हें पेशेंट्स के साथ कैसे उन्हें केयर करनी है, पेशेंट की डॉक्टर्स के साथ मिलकर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर। तो अगर ये पहले ही वो उन बुक्स को ये पढ़ लेंगी तो उनके लिए हॉस्पिटल्स में काम करना बहुत ही ईजी हो जाएगा, और वो कॉन्फिडेंटली तब काम कर सकते हैं। जैसे आपने बताया, तो जब वो कोर्स करके आती हैं, एग्ज़ाम क्लियर करके आती हैं, तो बहुत कुछ ऐसा आपने बताया कि उनको ऑलरेडी पता होता है। तो आपको क्या मतलब, आप क्या रिकमेंड करते हैं कि ये बुक्स उन एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए भी सूटेबल हैं, या नर्सेस बनने के बाद में, एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद में ये बुक्स यूज़फुल हैं? देखिए, अगर वो अपना कोर्स कर रही हैं उस वक्त भी इन बुक्स को पढ़ें, और बाद में जब वो एग्ज़ाम दे रही हैं तब पढ़ें, तो डेफिनेटली उनको और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हमने इस बुक्स के अंदर पूरा पेशेंट्स के साथ उन्हें केस स्टडी वाइज, कि अगर एक पर्टिकुलर सपोज करो, अगर पेशेंट एक निमोनिया का पेशेंट आ रहा है आपके पास, या जीआईटी इन्फेक्शन का आ रहा है, तो उस पेशेंट को आपने किस ढंग से डॉक्टर्स के साथ मिलकर ट्रीट करना है, वो पूरा एक हमने केस स्टडी वाइज इसके अंदर पूरा एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये जो आप कह रहे हो केस स्टडी वाइज, तो नॉर्मली जो नर्सिंग की बुक्स आजकल मार्केट में हैं और फेमस भी हैं, कोर्स की रेफरेंस बुक्स एज अ, मतलब बच्चे जो इस फील्ड में हैं वो पढ़ते हैं, तो क्या उनमें भी केस स्टडीज के साथ ही चीजें? बहुत सारी बुक्स तो ऐसी हैं जिसमें आपका एक तरह का वो एक उसको ना प्रॉपर
एक्सपीरियंस्ड वे में नहीं उसके अंदर मेंशन किया गया, क्योंकि उसे एज ए बुकिश वे में ही एक्सप्लेन करा गया। पर इसमें जो हमने बहुत सारे पेशेंट्स के साथ डील भी किया है और उन पेशेंट्स के साथ डील करने के बाद एक कैसे उनको ट्रीट किया है, उसके बारे में प्रॉपरली हमने एक सही साइंटिफिक वे में उसको एक्सप्लेन करा। मतलब आपने प्रैक्टिकल उनको नॉलेज, अगर ये practical उनको base पढ़ेंगे पर तो उनके लिए एक होता है कि थ्योरेटिकल आपने थ्योरी पढ़ ली है ना, हम्म। बट यू डोंट हैव दैट प्रैक्टिकल नॉलेज ना। जब तक आप प्रैक्टिकल करेंगे नहीं, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज हो ही नहीं सकती है। और एक मेडिकल तो एक ऐसा फील्ड है जो अगर वो आप उसको कॉन्टिन्यूशन में उस फील्ड में वर्क नहीं करोगे तो आप किसी पेशेंट को नहीं, क्योंकि डे बाय डे अलग से अलग इवोल्यूशन हो रही है, चाहे वो टेक्नोलॉजिकली कर लो है, चाहे वो हमने डिजीज़ेस में भी देखा है, जो पहले डिजीज़ेस नहीं होती थी अब नई नई डिजीज़ेस, जैसे अब कैंसर, ऐसे कैंसर पूरे वर्ल्ड के अंदर फैल रहा है मानो जैसे खांसी जुकामी हो, इस तरह से कैंसर फैल रहा है। तो डे बाय डे उन्हें कैसे छोटे अगर एक्यूट प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्रॉनिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उन दोनों को कैसे ट्रीट करना है, उन दोनों प्रॉब्लम्स को, इसमें हमने उसी हिसाब से इसमें केस स्टडीज़ को डाला है इन बुक्स के अंदर। तो जैसे आपने बताया कि पहले जैसे डिसीज़ेज़ की भी हम बात करें और आजकल एआई का भी ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे ख्याल से डे टू डे अपडेशन हो रहा है, डे टू डे चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो मेडिकल फील्ड में जैसे अगर हम, आपने क्योंकि नर्सिंग पर लिखा है, तो मेडिकल फील्ड में अगर हम नर्सिंग की ही बात करते हैं तो नर्सिंग में जो आज तक मटेरियल अवेलेबल है मार्केट में, जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं, और वो आपको क्या लगता है कि जो ये वाली बुक्स जो आपने लिखी हैं और इसमें जैसे आपने बताया कि प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ को लेकर ही आगे मैटर कंटेंट लिखा गया है और समझाने के लिए, और ज़्यादा डिफाइंड वे में है कि चीज़ें बच्चे इजीली समझ सके उन चीज़ों को, तो ये जो है आपके हिसाब से जो अभी तक मटेरियल अवेलेबल है उनका स्केल्ड वर्जन है, अपडेटेड वर्जन है? बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, अभी लेटेस्ट सारी चीज़ें नॉट ओनली इन अवर कंट्री, दूसरे कंट्री में भी सारी सब कुछ एविडेंस बेस्ड हो गया है। पर्टिकुलरली इसमें हमने एविडेंस बेस्ड जितनी स्टडीज़ हैं उसके ऊपर बहुत फोकस करा है, इसके ऊपर ना, कि आपको क्लिनिकल प्रैक्टिस अगर करनी है तो कैसे दैट शुड बी एविडेंस बेस्ड आल्सो। क्योंकि अगर आप एक केस को, हमारे इंडिया में तो अभी स्टिल थोड़ा कम रिसर्चेज हो रही हैं, पर दूसरे कंट्रीज़ में तो बहुत हाई लेवल पे रिसर्चेज चल रही हैं और वहाँ पे सारा कुछ एविडेंस बेस्ड होता है वहाँ पे ना। हमारे इंडिया में भी सब कुछ आजकल जितनी लेटेस्ट रिसर्चेज चल रही हैं, डॉक्टर्स को, स्टाफ नर्सेस को, पैरामेडिकल स्टाफ को ये पता होना चाहिए कि क्योंकि आप एक ह्यूमन बॉडी के साथ डील कर रहे हो, तो लीगल भी आपको क्या आपके साथ कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तो लीगली भी आपने अपने आप को और पेशेंट को कैसे सेव करना है ना, तो वो सारा भी इसके अंदर हमने प्रॉपरली मेंशन करा है। तो ये चीज़ें क्या पहले की बुक्स में अवेलेबल थी? पहले की बुक्स में एविडेंस बेस्ड इतनी स्टडीज़ को नहीं डाला जाता था, क्योंकि इतना वो आजकल तो क्या होता है कि पेशेंट्स भी गूगल के थ्रू सारा कुछ ऑलरेडी उन्हें पता होता है, हर एक डिजीज़ के बारे में ना, वो पहले ही पढ़ के आते हैं पेशेंट्स ना, और उन्हें शायद कुछ को तो वो ऐसे डॉक्टर्स को भी टीच कर रहे होते हैं कि हमें तो ये भी पता है वो भी पता है। तो और अगर किसी से गलती कोई भी डॉक्टर किसी पेशेंट को मारना नहीं चाहेगा ना, वो तो पेशेंट, उसके लिए पेशेंट जो है वो इसलिए आया है क्योंकि उसने पेशेंट का ट्रीटमेंट देना है ना। कोई भी डॉक्टर अपने पेशेंट के साथ गलत नहीं करता है, ना ही कोई स्टाफ करता है, पैरामेडिकल कोई भी स्टाफ होता है। पर क्या होता है कि फिर भी लोग, अगर उनके साथ कुछ गलत हो जाए, वो उन्हें इवन लीगली भी उनके ऊपर केस कर देते हैं आजकल। तो हमने इसमें प्रॉपर सारा कुछ मेंशन करा है कि आपने कैसे पेशेंट का कंसेंट लेना है, कैसे उसे भी लीगल उसके बारे में बताना है कि क्या क्या लीगल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और उनको हर एक चीज़ के बारे में क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं किसी भी चीज़ के, क्या उनको वो सब चीज़ें इसमें प्रॉपर एक अच्छी तरह से हमने उसको एक्सप्लेन करा है कि आपने पेशेंट के साथ कैसे, नॉट ओनली क्योंकि पेशेंट को आप सिर्फ फिजिकली ही ट्रीट नहीं कर रहे होते है ना, इमोशनली भी पेशेंट को ट्रीट करना इज़ इक्वली इम्पोर्टेंट। आजकल वो बात नहीं रहेगी, आजकल के पहले भी नहीं थी है ना,
पहले और हमारे इंडिया में तो जो क्योंकि मेडिकल एक ब्लूम पे है ना, यहाँ पे इतना डॉक्टर्स की नो डाउट शॉर्टेज है, तो स्टाफ नर्सेस सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर ही रही हैं यहाँ पे ना। तो ये कैसे आपने डॉक्टर्स के साथ स्टाफ नर्सेस को मिलकर और पैरामेडिकल स्टाफ के साथ कैसे एविडेंस बेस्ड सारी स्टडीज़ करके, प्रॉपर स्टडी करके और उन चीज़ों को अपने मेडिकल फील्ड में इम्प्लीमेंट करना है, उसके बारे में पूरा डिटेल्ड इसमें हमने स्टडी शो करी है। इसमें जैसे आपने बताया, तो इसमें नर्सिंग तो ठीक है, लेकिन जो कंटेंट्स आप बता रहे हो कि अभी हम खोल के कुछ टेबल ऑफ कंटेंट्स भी देखेंगे, तो ये केवल नर्सिस के लिए है या नहीं, नर्सिस के अलावा और मेडिकल प्रैक्टिशनर भी? हाँ, डेफिनेटली उनके मेडिकल useful है। प्रैक्टिशनर्स को भी इन बुक्स को पढ़ना चाहिए। इवन आई कैन से जितने भी मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि इवन नीट वगैरह का एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, दे शुड आल्सो गो थ्रू ऑल दीज बुक्स ना, बिकॉज इस बुक्स में हमने ये नर्सिस के लिए नहीं है, बेसिकली ये मेडिकल की बुक्स हैं। ये मेडिकल की बुक्स नो डाउट हमने ये नर्सिस पे इसलिए क्योंकि इसमें नर्सिस का मेजर क्या रोल होता है जब वो हॉस्पिटल में वर्क करती हैं, उसको ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। बट नर्सिस क्या है, वो भी तो एक मेडिकल एक पेशेंट के साथ ही डील कर रही हैं ना, वो भी तो कोई अलग नहीं है, वो भी हमारा ही एक मेडिकल का एक हिस्सा है। जैसे डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सारा एक कोलैबोरेशन में काम करते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर एक डॉक्टर अकेले काम करना चाहेगा तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसे स्टाफ पे डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। तो इकट्ठे कोलैबोरेशन में कैसे इकट्ठे होकर सबने एक प्रॉपर वे में काम करना है, तो ये बुक सारी उनके लिए भी है, मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए भी हैं। अभी जैसे मैं आपकी ये मास्टरिंग हेमेटोलॉजी वाली ही बुक खोल रही थी, तो टेबल ऑफ कंटेंट्स में मैं एक दो फार्माकोलॉजी ऑफ फॉर नर्सेज, फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग केयर, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, मेंटल हेल्थ एंड साइकेट्रिक नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, मतलब जैसे देखो, क्योंकि ये बुक मैंने खुद भी थॉरोली देखी हैं, तो मुझे लगता है कि इन आपकी बुक्स में, पांचों बुक्स में मेडिकल का कोई ऐसा फील्ड छूटा नहीं हुआ है। हाँ, आजकल सिर्फ स्टाफ नर्सेस जो हैं वो सिर्फ हॉस्पिटल्स में वर्क करने के लिए ही नहीं है। आप देखो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे ओल्ड एज के पेशेंट्स हैं, ओल्ड एज के पेशेंट्स स्टाफ को अपने घर पे रखते हैं वो ना, ताकि स्टाफ उनका, और वो पेशेंट्स के जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं, स्टाफ नर्सेज जितनी भी होती हैं वो डॉक्टर्स के साथ इन कनेक्शन रहती हैं, ताकि डॉक्टर्स उनको गाइड करें और वो पेशेंट्स को वहाँ पे ट्रीटमेंट दे सकें, ओल्ड पेशेंट्स को। बहुत सारे ऐसे भी साइकेट्रिक डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे एक इमोशनली पेशेंट, क्योंकि पेशेंट कई बार बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो कैसे इमोशनली फिजिकली उन्हें हैंडल करना है, वहाँ पे भी स्टाफ नर्सेज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो ये सारी उनको ये हर बुक में, क्योंकि जैसे हेमेटोलॉजी की बात करें कि हेमेटोलॉजी में बेसिकली हमने एक्सप्लेन करा है कि जो हमारे ब्लड से कंसर्न कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उस बारे में सारा का सारा हमने उसमें एक्सप्लेन करा है, और उसके क्या आगे उन डिजीज़ेस को कैसे ट्रीट करना है। जैसे ब्लड के लिए, जैसे ब्लड जब पेशेंट, अब स्टाफ नर्स को यही नहीं पता है कि सपोज करो अगर किसी पेशेंट को ब्लड देना है तो उसे कौन से इन्वेस्टिगेशंस पहले करनी है, वो सारा स्टाफ नर्सिस को सब पता होना चाहिए कि कैसे उनका कंसेंट लेना है, कैसे उनकी इन्वेस्टिगेशंस करनी है, कौन सी इन्वेस्टिगेशंस प्रायोरिटी में करनी है, और कौन से ब्लड, अगर सपोज करो किसी को ब्लड देना है तो उसका ब्लड ग्रुपिंग करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो सारा उसे स्टाफ नर्स को इमीडिएटली पता होना चाहिए कि अगर एकदम कोई पेशेंट अगर इमरजेंसी में आ रहा है तो उसे कैसे ट्रीट करना है, क्रॉनिक पेशेंट है तो उसे कैसे ट्रीट करना है। अब जैसे इसमें मैं देख रही थी पेशेंट एंड फैमिली एजुकेशन। हाँ, एक्चुअली पता क्या है, देखो आजकल आप देख रहे हो ना कि जैसे कैंसर, हाँ, है ऐसे बढ़ रहा है, मानो आपको हर दूसरे पेशेंट हमें सुनने में आ रहा है कि उसको कैंसर हो गया। हाँ, कैंसर वर्ड ही पहले अगर बोलते थे ना तो ऐसे लगता था जैसे उसी वक्त हम चले गए इस दुनिया से, वो भी चले गए और फैमिली भी चली गई, क्योंकि नॉट ओनली मेंटली फिजिकली बट फाइनेंशियली भी कितनी प्रॉब्लम होती है। अगर किसी पेशेंट को अगर आज के टाइम पे कैंसर हो जाए तो उससे एक पेशेंट ही नहीं सफ़र कर रहा होता,
इमोशनली और फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली पूरा का पूरा जो हमारी फैमिली है और उसके आगे फ्रेंड सर्कल है, सारे ही सफ़र कर रहे होते हैं। तो एक अगर सपोज करो एक कैंसर का पेशेंट आ रहा है और एक स्टाफ नर्स उस पेशेंट को ट्रीट कर रही है, तो उसे सिर्फ उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ही नहीं देना, उसके आसपास के जो उसकी फैमिली है उसको इमोशनली कैसे सपोर्ट करना है, वो भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। नो डाउट हमारे इंडिया में नर्सिस इतना मार्वलस काम कर रही हैं, बहुत ज़्यादा। नॉट ओनली नर्सिस, द पैरामेडिकल स्टाफ आल्सो। पैरामेडिकल स्टाफ को भी हर मेडिकल जो वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं उन सारों की नॉलेज होनी चाहिए डॉक्टर्स के साथ साथ ना। तो ये जब सब इकट्ठे मिलके अपना एक पूरा ड्यूटी निभाएंगे तो बहुत सारी डिजीज़ेस जो हैं, जो पेशेंट इतने सफ़र होते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो काम डाउन हो जाएगा सब कुछ। बहुत बढ़िया। और ये ना मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे ये सबके लिए एसेंशियल है, लेकिन जैसे मैं इन किताबों के टेबल ऑफ कंटेंट अभी मैंने 2-3 के देखे, और जैसे क्योंकि पढ़ा भी है थोड़ा बहुत जब करा है आपका काम, तो इसमें एग्ज़ाम्स में किस तरीके से अप्लाई किया जाए एग्ज़ाम्स के लिए, कैसे आपको मतलब जो नर्सेज बन गए हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन जो स्टूडेंट इस लाइन में जाना चाहते हैं उनके लिए भी इसमें गाइडेंस है, तो मतलब किस किस एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल हो सकती है? बेसिकली ना जितने भी इवन डॉक्टर्स अगर इसको पढ़ना चाहे तो डॉक्टर्स, जैसे नीट के एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत सारे डॉक्टर्स, इसमें ना हमने उतने लेवल पे बात नहीं करी है जितना कि डॉक्टर्स को पता होना। डॉक्टर्स को तो बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है बहुत सारी चीज़ों की, बट जो एक 12th का स्टूडेंट जब एक नीट का एग्ज़ाम देने जा रहा है, तो उसको वो अभी उसको उस फील्ड के बारे में ब्लैंक है, वो उसे नहीं नॉलेज है, बट उसको 12th तक इतना पढ़ा दिया जाता है कि ताकि उसे अपनी बॉडी के ऑर्गन्स के बारे में, सिस्टम्स के बारे में उसे काफ़ी हद तक पता चल जाता है। पर इसके अंदर उसको हमने और थोड़ा सा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा है। तो अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ेंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। और स्टाफ नर्सेस के लिए तो कैसे उन्हें हॉस्पिटल में वर्क करना है। जैसे अगर हम यही बात करें कि उनको स्टाफ नर्सेस के ऊपर तो बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं, उसे डाइटिशियन से भी बात करनी है और उसे प्रॉपर पेशेंट को डाइट भी प्रॉपर देनी है, उसे इंजेक्शंस के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देना है, कैसे इंट्रावेनस देना है, तो उसको सारा नॉलेज होनी चाहिए एक स्टाफ नर्स को। मतलब आपके हिसाब से जो जैसे डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स आर स्पेशलाइज इन देयर फील्ड ओनली, और अगर जैसे डाइटिशियन है, डाइटिशियन का एक स्पेसिफिक फील्ड है, काउंसलर है, काउंसलर का स्पेसिफिक फील्ड है, साइकोलॉजिस्ट है, उसका स्पेसिफिक फील्ड है, बट डेफिनेटली आपके हिसाब से जो नर्सेज हैं वो सबको बराबर लेकर चलती हैं, तो यानी वो उस मतलब वो देखो, सभी का रोल डॉक्टर ने अगर प्रिस्क्रिप्शन लिख दी, पर दवाई देने का काम तो स्टाफ नर्स को करना है ना। तो स्टाफ नर्स को प्रॉपर उस डोजिंग का पता होना चाहिए कि जो डॉक्टर्स ने डोज लिख दी क्या मैं उसको प्रॉपर वे में दे रही हूँ। जैसे आईवी फ्लूइड की मैं बात करूँ, इंट्रावीनस फ्लूइड्स तो लगते हैं, तो ग्लूकोज दे रहे हैं, तो ग्लूकोज में बहुत सारी दवाइयाँ भी डालते हैं डॉक्टर्स ने भी, दवाइयाँ भी लिखी जाती हैं कि इतने ड्रॉप्स इतने मिनट में अंदर जानी चाहिए। तो स्टाफ नर्सेस को उसकी प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि यस ये हार्ट का पेशेंट आ रहा है, मुझे इतना ही फ्लूइड इसके अंदर देना है जितना डॉक्टर ने देना है और इतने मिनट में ही अंदर जाना है। तो इन बुक्स में हमने उस चीज़ों को भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि जब वो डॉक्टर्स के साथ कोलैबोरेशन में काम करेंगी तो उन्हें पहले खुद को भी थोड़ा नॉलेज हो और डॉक्टर्स ने जो लिखा है ताकि वो उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये जो नर्सेज वाला, क्योंकि जो आपने कहा ना थोड़ा सा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आपकी बुक्स की वो लेंथ देखकर लगता नहीं है कि थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया, मुझे लग रहा है बहुत। देखो मैं तो ये मानती हूँ कि ये तो थोड़ी सी ही किताबें हैं, थोड़ी पेजेस की किताबें हैं, पर ह्यूमन बॉडी तो इतना ज़बरदस्त एक पूरा का पूरा मशीनरी है कि अगर आप पूरा जीवन भर भी इसकी एक एक चीज़ को परत को खोलते जाओ ना, तब भी आपको शायद पूरी नॉलेज ना मिल पाए। तो एक चीज़ और बताओ कि जैसे क्लिनिकल प्रोसीजर्स हैं,
क्लिनिकल प्रोसीजर्स जो भी आपने जैसे बताया कि किस तरीके क्लिनिकल से। प्रोसीजर्स देखो हर एक डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस होती हैं, जैसे क्रॉनिक पेशेंट कोई हैं, जैसे अगर सपोज करो एक पेशेंट एक्यूट कोई पेशेंट आ गया, जैसे किडनी का कोई पेशेंट आ गया, तो आपने डायलिसिस करनी है, तो डायलिसिस के टाइम आपने डॉक्टर्स ने लिख दिया डायलिसिस के टाइम कैसे आपको फ्लूइड को का मैनेजमेंट करनी है पूरा। और क्लिनिकल प्रोसीजर्स में सो मेनी अदर प्रोसीजर्स आर देयर, है ना, कि आपको अगर सपोज करो एक पेशेंट चेस्ट का कोई पेशेंट आ गया, उसको आपने डॉक्टर्स ने ट्यूब डाली है, तो उस ट्यूब को आपने उसको पूरा जो चेस्ट में अगर ट्यूब डल गई तो आपने उस ट्यूब की कैसे केयर करनी है। वो केयर तो सारा का सारा स्टाफ नर्सिस पूरा उसको सारा का सारा वो लोग देखते हैं पूरा का पूरा, कि अगर उसमें कोई फ्लूइड ज़्यादा तो नहीं आ रहा, कम आ रहा है तो किस कारण से आ रहा है, क्या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं होगी। अगर सपोज करो कोई पेशेंट अगर इंजरी करके आ गया तो उसकी बोन अगर सपोज करो टूट गई है तो कैसे उसको किस पोजीशनिंग में रखना है, उन प्रोसीजर्स को आपने कैसे इम्प्लीमेंट करना है पेशेंट्स के ऊपर, वो हमने हर पेशेंट के डिजीज़ वाइज इसमें कोशिश करा है, जो कि स्टाफ नर्सिस के लिए इम्पोर्टेंट है, उसको कैसे उस प्रोसीजर को वो करें। अभी मैं एक आपके टेबल ऑफ कंटेंट्स में एक पॉइंट मैंने पढ़ा, साइकोलॉजिकली किस तरीके से वो साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है वो नर्सेज पर किस तरीके से मतलब। देखो साइकोलॉजिकल फैक्टर ना नर्सिस की ही जिम्मेवारी नहीं कहूँगी मैं, इट इज़ लाइक ये सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा फैमिली, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ नर्सिस सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि साइकोलॉजिकली हम अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो गई है तो अपने आप को हम कैसे साइकोलॉजिकली फिट रखें कि वो हम उस डिज़ीज़ वो हमारी ठीक हो जाए। तो क्या होता है कि जब पेशेंट्स कोई ऐसे एक्यूट पेशेंट आते हैं, जैसे हार्ट अटैक का कोई पेशेंट आ गया है ना, कोई हेड इंजरी का पेशेंट आ गया, तो पेशेंट तो वो तो परेशान है ही है, बट उसके साथ उसकी फैमिली भी कितनी परेशान है। तो आपने फैमिली को भी कैसे सपोर्ट करना है, फैमिली को भी आगे उस प्रॉब्लम्स को फैमिली कैसे सॉल्व करे उस प्रॉब्लम्स को, और जब अगर पेशेंट को कोई प्रॉब्लम घर पे हो गई है तो कैसे इमीडिएट उसे ट्रांसफ़र करें और किस वे से करें। हमने इस बुक्स में सब कुछ अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करा गया है, क्योंकि इमोशनली भी अगर आप स्टेबल नहीं हो तो आप वर्क कर ही नहीं सकते। इवन नो बॉडी कैन वर्क, है ना, चाहे वो किसी भी फील्ड में है। तो इमोशनली आपको स्टेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ जनरल कॉमन मैन और एज अ नर्स तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एक ह्यूमन बॉडी के साथ आप एक वर्क कर रहे हो, आप कोई डेड चीज़ के साथ नहीं वर्क कर रहे, आप एक ह्यूमन बॉडी के साथ वर्क कर रहे हो, तो वो आप उनको लाइफ दे रहे हो एक, है ना। वो कोई भी पेशेंट आता है तो वो तो ये सोचता है ना कि पूरे स्टाफ नर्सेज डॉक्टर्स वो उसके लिए भगवान है ना, बेसिकली, कि उन्होंने अपनी लाइफ को उनके हाथों में सौंप देते हैं। तो हमारी भी उतनी ही जिम्मेवारी बनती है कि उनको कैसे ट्रीट करा जाए। अब इसमें जैसे आपने नर्सिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट है, आपको दिखाना चाहूँगी, तो इसमें सीक्रेट्स टू एग्जाम स्किल्स एंड करियर ग्रोथ, इस बुक में जो कुछ भी इंक्लूड है, की कॉन्सेप्ट, सिंप्लीफाइड एग्जाम स्ट्रेटजी एंड टिप्स, क्लिनिकल केस बेस्ड स्टडीज, एग्जाम स्ट्रेटजीज, लेटेस्ट सिलेबस कवरेज और सीक्रेट्स टू एग्जाम स्किल्स एंड करियर ग्रोथ। मतलब एक तरह से ये वाली बुक तो आपके जिस तरीके से आपने बनाई है तो ये तो स्टूडेंट्स के लिए बिफोर नर्सिंग एंड आफ्टर डूइंग देयर नर्सिंग दिस थिंग, तो उसके बाद भी आपने नर्सिस ने क्योंकि वही मैं कह रही हूँ ना, थ्योरेटिकल नॉलेज लाइफ में डेफिनेटली काम आती है, बट उसको जब आप प्रैक्टिकल करने जाते हो तो आपको लगता है कि अब उन्हें तब बहुत सारी चीज़ों को फेस करना होता है। इसके अंदर किस तरह की केस स्टडीज हैं, जैसे आपने कहा ना कि प्रैक्टिकल बेस्ड है, तो केस स्टडी बेस्ड है, किस तरह की केस स्टडीज हैं? इसमें सारे के सारे एक्यूट प्रॉब्लम्स कोई होती हैं पेशेंट्स को, कोई पेशेंट इंजरी करके आ रहा है या क्रॉनिक डिजीजेस में भी तो बहुत सारी स्टाफ नर्सेज फेस करती हैं। जैसे आजकल डायबिटीज़ की बात करें हम, है ना, हर दूसरा पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है। स्टाफ नर्सेज की, क्योंकि डॉक्टर्स ने पेडिसिन लिख दी, पर
ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं स्टाफ नर्सेस के पास जाते हैं, जी अब आप हमें बताइए कैसे लेनी है ये मेडिसिन ना। स्टाफ नर्सेस उसको प्रॉपर वे में बताएंगी और उसको उसको साथ साथ ये भी बताएं कि डाइट कैसे लेनी है आपको। अगर आप डायबिटिक हो तो कौन सी डाइट लेनी है, कैसी एक्सरसाइज करनी है आपको, आपने कैसे रेगुलर चेकअप्स के लिए आना है और घर पे कैसे अपना रेगुलर चेकअप करना है। आपको ब्लड शुगर आपको कैसे टेस्ट घर पे भी करना है और कितने दिन के बाद आपको दोबारा मेडिसिन के लिए आना है। तो कैसे आपने अपने आप को उस डिजीज़ से बचाना है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी है, नहीं, डिजीजेस बट होती इसमें क्या रहेंगी। हमने केस स्टडीज जैसे आप कह रहे हो तो कुछ मतलब किस तरह की केस देखो स्टडीज ली जितने हैं? भी हॉस्पिटल में केसेस आते हैं वो किसी भी डिपार्टमेंट में है, चाहे वो कार्डियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ले लो, रेस्पिरेटरी डिपार्टमेंट में ले लो, किसी भी डिपार्टमेंट में ले लो, गायनी में ले लो, तो जितने पेशेंट्स आते हैं वहाँ पे किस किस तरह के डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट जो बना है उसमें उसी पर्टिकुलर डिजीज़ के पेशेंट्स जाएंगे। तो उस डिपार्टमेंट के अंदर सपोज करो आप गायनी में वर्क कर रहे हो, गायनिकोलॉजी में, जब गायनी ऑप्स में आप वर्क कर रहे हो तो वहाँ पे प्रेग्नेंट लेडीज़ भी आएंगी आपके पास गर्ल्स भी आएंगी जो अपनी और प्रॉब्लम लेकर आएंगी कोई भी। और उसमें जितने लेडीज़ से कंसर्न हो सकता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट आए, तो वहाँ पे आपने डॉक्टर्स के साथ मिलके कैसे उस पेशेंट को ट्रीट करना है और कैसे उसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है और कैसे, अगर सपोज करो एक पेशेंट हमें लग रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आ गया आपके पास ना, तो आप उस पेशेंट को कैसे, डॉक्टर्स ने लिख दिया कि दूसरे इसको कैंसर डिपार्टमेंट में इसको पेशेंट को लेकर जाना है डॉक्टर से कंसल्ट कराने के लिए, तो स्टाफ नर्स को कैसे दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी कोलैबोरेट करके काम करना है, वो सारा का सारा पर केस के हिसाब से हमने उस चीज़ को पूरा अच्छी तरह से थॉरली इसमें एक्सप्लेन किया है इन बुक्स के अंदर में। बहुत बढ़िया डॉक्टर सरोज, मतलब जितना आप बता रहे हो और जो मैं ये वाली बुक देख रही हूँ आपके नर्सिंग सक्सेस ब्लूप्रिंट, तो ये मतलब ओवरऑल एक तरह से कोर्स ही बनाया है आपने। एक तरह से क्या बेसिकली सीधा सीधा यही है कि कोर्स ही है ये, और ये उन सभी के लिए है जो नर्सिंग लाइन में है या नर्सिंग लाइन में जाना चाहते हैं। ए टू जेड कंप्लीट गाइडेंस, कैसे आपको परस्यू करना है, किस तरीके से एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। आप और भी जो बुक्स पढ़ते हैं उनके साथ अगर आप इन बुक्स को पढ़ते हैं तो वो जो जैसा बताया गया कि थियोरेटिकल बुक्स जो होती हैं वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड होती हैं। टर्मिनोलॉजी को आपको उसमें 2 लाइन में 3 लाइन में जैसे भी डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन शायद उससे वो चीज़ें इतना ईजिली हम गैदर नहीं कर सकते। जब हम प्रैक्टिकल और केस बेस्ड स्टडीज़ को पढ़ते हैं तो हमें चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं कि बेसिकली जो हम थ्योरीज पढ़ रहे हैं वो उन थ्योरीज में एक्चुअल में अगर हम फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो हमें डील इस तरीके से करना है। और मैं आपको Am बड़ी I छोटी right? सी बात बताती हूँ कि ना, जिस वक्त ये बुक्स में आपके साथ यहाँ पे बैठ के पूजा के साथ एडिट करा रही थी, तो पूजा ने बहुत सारी इसमें जो बातें आ रही थी तो वो मेरे से उसके बारे में पूछ रही थी कि जैसे डिजीज़ के बारे में पूरा वो, तो मैं उसको सारा एक्सप्लेन कर रही थी कि ऐसे होता है, स्टाफ नर्सेज को ऐसे केयर करती हैं पेशेंट्स की, इमोशनली भी फिजिकली भी कैसे केयर करती हैं। तो उसने बहुत सारे टर्म्स को उसने मेरे साथ एडिट करते करते उसने बहुत कुछ सीख लिया उस वक्त ना। तो मैं उसको कह रही थी तू तो आधी लग रहा है मुझे, आधी स्टाफ नर्स बन गई है करते करते मेरे साथ एडिट कराते हुए। तो पॉइंट इज़ दिस कि इन बुक्स में चीज़ों को हमने इस ढंग से एक्सप्लेन करा है कि अगर किसी ने 12th तक भी अगर मेडिकल वो करा है, मेडिकल उसने वो पढ़ा है, तो साइंस स्टूडेंट्स रहे हैं वो, तो जब वो इन बुक्स को पढ़ेंगे तो उन्हें ऐसे लगेगा कि अच्छा इतना खूबसूरत ढंग से हर बॉडी के सिस्टम को एक्सप्लेन करा है इसके अंदर ना। तो वो उनके लिए ये हमने इस तरह से बनाई हैं कि ताकि जो डिफरेंट सिस्टम्स को पढ़ेंगे तो उनके लिए वो एक ऐसा लगेगा कि आज हमने एक नया कुछ पाया अपनी, जो हमें अपने इस बॉडी के बारे में पता ही नहीं था। बहुत तभी आपने हर किताब में सिंप्लीफाइड लिखा है। सिंप्लीफाइड इसलिए कि लेट अस मेक दिस, जबकि इतना कॉम्प्लिकेटेड हमारा शरीर है, पर अगर हम अपने शरीर के हर सिस्टम को एक ढंग से पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि कितना जिसने हमारे इस बॉडी को बनाया, वी डोंट नो दैट, है ना,
कि किसने बनाया, पर उसने कितना उससे बनाया, सिस्टम से बनाया कि हर ऑर्गन जो है वो एक दूसरे के साथ कोलेब्रेशन में काम कर रहा है। अगर ये खराब हो जाएगा तो बाकी सिस्टम खराब है। अगर हमारा एक छोटा सा ही, जैसे मैं पेनक्रियास की बात कर रही हूँ, जो कि हमारे एब्डोमेन के अंदर अपना पेनक्रियास ही अगर सपोज करो हमारे किडनीज वर्क करना बंद कर दें तो डेफिनेटली हमारे सिस्टम, बॉडी के और सिस्टम्स भी खराब हो जाएंगे। तो सारे सिस्टम बॉडी के एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तो कैसे हमने भी इस सिस्टम को, हर एक सिस्टम को बहुत लाइक यू कैन से हॉलिस्टिक अप्रोच दिया उसको पूरा का पूरा ना, कि आप उसको ऐसे पढ़ो और इस ढंग से समझो ताकि आपको अपनी बॉडी के बारे में समझ आ सके और इस बॉडी को कैसे हेल्दी रखना है, डिजीज़ फ्री कैसे रखना है, वो भी आपको समझ आएगा। बेसिकली क्योंकि डॉक्टर सरोज, ये तो एक इंटरव्यू है डॉक्टर सरोज का, जिसमें हम उनसे एक फॉर्मल क्वेश्चनेयर लेके बैठे हैं, पूछ रहे हैं सवाल। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि हम लोग इस बुक के साक्षी रहे हैं, इस बुक की जर्नी के, कैसे ये मैन्युस्क्रिप्ट हुई, बनाई थी इन्होंने, कैसे हमने उनको बुक के रूप में बनाया। सो हम काफ़ी चीज़ों के गो थ्रू हुए हैं। तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये बुक्स की लैंग्वेज, इन बुक्स को में जो कंटेंट समझाया गया है वो वाकई टाइटल के अकॉर्डिंग इतना सिंप्लीफाइड है। इवन अ नॉन मेडिकल पर्सन, इवन अ स्टूडेंट जिसने मतलब कोई एवरेज से एवरेज स्कोर करके वो पास होकर आया हो और उसे बेसिक नॉलेज ना हो बिल्कुल भी, लेकिन अगर वो एक चैप्टर भी पढ़ता है तो उसे इतना ईजिली समझ आ जाता है अपनी बॉडी के बारे में, अपनी मेडिकल जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, नर्सेज हैं, इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बहुत इजीली वो चीज़ों को गैदर कर लेता है। तो जबकि हम कोई मेडिकल बुक को उठाएं तो हमें शायद इतना इजीली समझ नहीं आता, बोरिंग लगती हैं, बहुत टफ सब्जेक्ट्स लगते हैं कि वो पल्ले ही नहीं पड़ते हैं। लेकिन सच में ये बुक्स बहुत इजी हैं पढ़ने में, इतना इजी के साथ साथ इंटरेस्टेड भी हैं कि हम जब पढ़ते चले जाते हैं तो हमें लगता है कि हम वो चीज़ें ना वाकई समझते जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो पढ़ा और आगे बढ़े और पीछे का भूल गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके लिए तो आपको थैंक्स कहना चाहिए कि ये हमारे वो बच्चे जो परस्यू करना चाहते हैं, नर्सिंग या मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, कैसे वो उनके लिए प्रॉपर गाइडेंस है कि वो कैसे चूज़ करें, कैसे आगे बढ़ें अपने कोर्सेज के साथ। अगर इन बुक्स को पढ़ते हैं तो किस तरीके से उनके लिए ईजी हो जाता है तैयारी करना। जैसे ये ना, जब मैं बुक का इसका हम पेज बना रहे थे तो मैं पूजा से बात कर रही थी कि पूजा, कि हमने लिखा है कि नर्सिंग डिवीज़न सिंप्लीफाइड, तो वाई टू रीड सो मैनी बुक्स, लेट अस रीड दिस ओनली बुक। तो हमने इसी तरह से उसको करा कि कैसे हमने इतने सारे बुक से एक बुक पढ़कर अपने ब्रेन के अंदर उस चीज़ को ले। हाँ, और मुझे याद है इस चीज़ में आपसे काफ़ी आर्ग्यू हो गया था, हाँ। बिकॉज मैं चाह रही थी कि यहाँ पर एक यहाँ नर्स हो जो इस बुक को रिकमेंड कर रही है, बट आफ्टर सो मैनी आर्गूमेंट्स डिसाइड ये हुआ कि इसी बुक को हम इस बुक के कवर पेज के ऊपर छोटा सा लगाएंगे और शो करेंगे कि अगर आप इतनी सारी किताबों की जगह एक बुक पढ़ते हो तो यू विल गैदर ऑल दिस। तो बेसिकली मतलब अगर बहुत ही हम भी सिंप्लीफाई करें चीज़ों को तो ये है कि ये 5 बुक्स देखने में जो भी है, लेकिन ये कंप्लीट एक कोर्स है जो और ये जो आपको बुक है नर्सिस के लिए कोर्स के लिए हर तरीके से प्रिपरेशन कराता है और आपके एक एम को फुलफिल करता है। और जैसे ये है ना, नर्सिंग दिस क्लिनिकल प्रोसीजर सिंप्लीफाइड, यू नो, सिर्फ नर्सिस का काम एक अपने वहाँ पे जस्ट नोट्स लिखना ही नहीं होता है। वो एक केयर टेकर है हमारी ना, वो पेशेंट्स को जो केयर दे सकती है एक स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स के साथ मिलके शायद कोई नहीं दे सकता। वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द स्टाफ नर्सेस कि जो पेशेंट को इतना वो पेशेंट को केयर देती हैं। तो विदाउट स्टाफ नर्सेस के डॉक्टर्स भी शायद काम नहीं कर सकते हैं। मैंने देखा है अपनी जर्नी में ना, इतने साल जब मैंने हॉस्पिटल्स में, डिस्पेंसरीज में काम करा, विदाउट स्टाफ नर्सेस हम नहीं काम कर पाते हैं। और मुझे लगता है, हालांकि मैं मेडिकल फील्ड में नहीं हूँ, मेरा कुछ भी इस बारे में कमेंट करना अनएथिकल और इलॉजिकल दोनों ही है, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके साथ इतना रह के शायद चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी हैं,
तो जो नए-नए रेज़िडेंट्स आते हैं, रेज़िडेंट डॉक्टर्स आते हैं, सीनियर रेज़िडेंट्स हैं, जूनियर रेज़िडेंट्स हैं या जो इंटर्नशिप में होते हैं, मेरे ख़्याल से उनका एक उनकी फ़ील्ड में मैच्योर करने का सोर्स तो नर्सेज़ ही रहती हैं। डेफ़िनेटली, क्योंकि नर्सेज़ मैं ये कहूँगी कि हमें ये नहीं मानना चाहिए कि वो नर्सेज़ हैं और डॉक्टर्स हैं, सारे अपना सबका अलग फ़ील्ड है ना? और वो सारे क्योंकि वो मेडिकल में काम कर रहे हैं, तो सबको जब सब इकट्ठे मिलकर काम करेंगे ना, तो डेफ़िनेट है पेशेंट्स को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और आजकल तो इतनी ज़्यादा डिजीज़ेज़ हो रही हैं, इतना प्रॉब्लम्स हैं, तो अगर हम मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली सारा मेडिकल स्टाफ इकट्ठे मिलके नहीं काम करेगा, तो चीज़ें नहीं सुधर पाएँगी। तो इसीलिए हम सबको इकट्ठे मिलके ही वर्क करना होगा। तो सरोज जी बहुत-बहुत थैंक यू, आपने थैंक यू इतनी सो नॉलेज मच। दी। अच्छा, एक ये बुक्स का पूरा सेट है, कोई इंडिविजुअली लेना चाहे तो भी ले सकता है, पूरा सेट कोई लेना चाहे तो भी ले सकता है। हम डिस्क्रिप्शन में चैनल के अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे अमेज़न के और वेबसाइट के लिंक्स हम डालेंगे जिससे कि आप लोग ये परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल या कोई भी इन बुक्स को लेके कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ का जवाब देंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका नंबर, डॉक्टर सरोज का नंबर भी डालेंगे ताकि आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हम अभी आज तो हमने बहुत छोटा सा एक ऑफिशियल इंटरव्यू था ताकि हम इनकी बुक को इंट्रोड्यूस कर सकें, इस पूरे सेट को इंट्रोड्यूस कर सकें आप लोगों के साथ में। हमने पहले भी जैसे मैंने आपको बताया कि पॉडकास्ट किए हैं हमने मेंटल और फिजिकल इलनेस पर। हम लोग अदर देन पब्लिकेशन हम एक ट्रस्ट भी रन करते हैं, सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट। और हम पब्लिकेशन और सिंपल स्टेप्स इंटरनेशनल ट्रस्ट के कोलैबोरेशन में हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं। और हम उसी प्रोग्राम्स के तहत हमारी एक ये भी है कि हम कोशिश करते हैं कि थ्रू वीडियोस हम अपने ऑडियंस को अवेयर कर सकें ताकि हम फिज़िकल वो बीमारियां, एक होता है कि हर इंसान को कम से कम बेसिक नॉलेज होनी चाहिए अपने शरीर के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, जो हर वक्त पॉसिबल नहीं होता कि कुछ भी हुआ और हम सीधा डॉक्टर के पास जाएं फिज़िकली, वहाँ पे ट्रीटमेंट ले और फिर हमें लगे कि हम ठीक हो गए हैं। ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं होता और ये ज़रूरी भी नहीं होता। बेसिक चीज़ें अगर हमें पता होती हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने लेवल पे अपने हद पर क्योर कर लेते हैं। तो हमारी जो जर्नी है उस जर्नी का एक पार्ट ये भी है कि जैसे हमने पास्ट में अल्जाइमर पे हमने पॉडकास्ट बनाया, हमने अल्जाइमर के फियर अलावा एंड हमने फोबिया पे भी बनाया फियर था। एंड फोबिया पे बनाया, इसी तरीके एंजाइटी पे बनाया। इसी तरीके से आने वाले समय में हमारे बहुत सारे शेड्यूल्ड हैं इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट कह लीजिए या डिस्कशन कह लीजिए या वो प्रोग्राम कह लीजिए जिससे कि आप लोग उस चीज़ के लिए अवेयर हो सके। बहुत सारी लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं जो सेक्सुअल डिजीज़ेस होती हैं, उन डिजीज़ेस को लेकर मतलब वो शर्मसार अपने आप को महसूस करते हैं, वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते और जाना नहीं चाहते डॉक्टर के पास ड्यू टू एनी रीज़न की शर्म है, ये किससे जाएं, किसके पास जाएं, कैसे बोलें, तो वो चीज़ें सफ़र करते रहते हैं। ये चीज़ें पता होनी चाहिए। तो आने वाले टाइम में हम इस टॉपिक पर भी पॉडकास्ट बनाने जा रहे हैं। आने वाले टाइम पे हमारा एक और टॉपिक है, बहुत ही हमें लगता है आजकल लोग अवेयर हैं और इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाते हैं, सवाल करते हैं, डिस्कशन करते हैं एडिक्शंस पर। एडिक्शन क्या है एडिक्शन? अगर हम एडिक्शन की बात करते हैं तो हम सब्सटेंस की बात करते हैं, हम अल्कोहल की बात करते हैं, इस तरह के एडिक्शंस। हम एडिक्शंस का मतलब ही यही जानते हैं, शराब या सब्सटेंस। लेकिन हम ये नहीं जानते कि एडिक्शन और भी तरह के हैं, जैसे सेक्सुअल एडिक्शन, वो भी एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सिर्फ इंसान को नहीं उसके फैमिली लाइफ को भी पूरी तरह से डिस्टर्ब कर सकती है। आने वाले टाइम पे हम इस पे भी एक पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आने वाले हैं। इसके अलावा मानसिक बीमारियों को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर बहुत सारे पॉडकास्ट आने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग हमसे जुड़े रहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम उनका अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइम भी लिख दें कि किस समय हम किस वीडियो के साथ अवेलेबल होंगे।
पॉसिबल होगा तो लिख देंगे, नहीं तो हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके सामने लेकर आएँ फिर इन चीज़ों को। डॉक्टर सरोज, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद थैंक यू सो मच। इस प्रोजेक्ट के लिए, जो आपने सच में, मतलब मैं यही कहूँगी कि आज के स्टूडेंट्स के लिए नहीं, हर एक के लिए, क्योंकि नर्सिंग जो है मेरे हिसाब से सिर्फ हॉस्पिटल्स के लिए नहीं है, घर में भी हम अपने सीनियर, हमारे बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घर में और बीमार होते हैं, कोई ना कोई ऐसा मेंबर होता है जिसकी हमें केयर करनी पड़ती है, चाहे वो मेंटल इलनेस को ले लो या फिजिकल इलनेस को ले लो। तो नर्सिंग कहीं ना कहीं हर इंसान में एक पार्ट होता है नर्सिंग का, नर्स वो होता ही है अदर देन हॉस्पिटल्स। तो ये जनरल बुक्स है, सबके लिए है, सबको पढ़नी चाहिए। तो लेट अस टेक केयर ऑफ आवर बॉडी, है ना, होल बॉडी। होल बॉडी। और ये बुक्स के थ्रू हम अपनी बॉडी के बारे में जानें और उसकी केयर कैसे करनी है वो भी समझें, और अपने आप को भी हेल्दी रखें, और अपने पूरे इस यूनिवर्स को, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी हेल्दी रखें। यही मेरी आप सबसे एक गुजारिश है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।